सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं यानी EMRS हॉस्टल वार्डन के पोस्ट से रिलेटेड जो आपका ये कंटेंट है, जिसमें आपका एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत ये विशेष पाठ सामग्री दी गई है। पिछले वीडियो में हमने पॉस्को एक्ट के तहत सारी एक्ट को जाना। उसके बाद अब अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो दोस्तों आता है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो शादियां होती थी वो बाल विवाह के अंतर्गत आती थी, अर्थात इसमें बचपन में बच्चों की शादियां कर दी जाती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। ये आपका नियम जो लागू कर दिया गया है, इस नियम के अंतर्गत अब बाल विवाह जो निषेध अधिनियम 2006 है, इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन से एक्ट दिए गए हैं। अर्थात आजकल के समय में बाल विवाह जो है कानूनन अपराध है और बाल विवाह की प्रक्रिया को लगभग समाप्त कर दी गई है। अब जो है बच्चों को बालिग होने तक की उनकी शादी नहीं की जाती है। तो चलिए फिर बाल विवाह के अंतर्गत देखते हैं और उस रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करते हैं कि बाल विवाह अधिनियम क्या है और ये जो आपका अधिनियम निषेध क्यों किया गया और इसके आगे क्या पॉइंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है, ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोकना है। जहां लड़की या लड़के की विवाह योग्य आयु नहीं हुई है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि समाज से बाल विवाह का उन्मूलन हो। और भारत सरकार ने बाल विवाह पर बने पूर्व के कानून में बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है अधिनियमित किया है। अब दोस्तों आगे पॉइंट की बात करें अगर, तो इस नए अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए पीड़ित को राहत और सुरक्षा देने का प्रावधान है तथा ये अधिनियम उन लोगों के लिए सजा में वृद्धि करता है जो ऐसे विवाह को बढ़ावा देते हैं या ऐसा विवाह करने हेतु बहकाते हैं और ऐसा विवाह कराते हैं। अब देखते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य क्या है। दोस्तों अधिनियम के उद्देश्य की अगर बात करें तो बाल विवाह का जो निषेध करना है और उससे संबंधित उसके आनुवंशिक जो मामलों का उपबंध करना है। अब दोस्तों संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ जो इसकी दी गई है धारा 1 के अंतर्गत दी गई है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और इस अधिनियम का जो विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। ये इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और दोस्तों अगर आगे पॉइंट की बात करें तो ये अधिनियम जो है भारत के बाहर समस्त भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है, अर्थात जो भारत के बाहर विदेशों में रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं तो वहाँ भी ये नियम लागू होता है। अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो दी गई वो 10 जनवरी 2007 को दी गई, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा ये स्वीकृति 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई। और अधिनियम की परिवर्तन तिथि है 1 नवंबर 2007 को ये की गई। परिभाषाओं के तौर पर अगर देखें तो ये धारा 2 में वर्णित है। और बच्चा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा चाइल्ड अर्थात बालक। बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष, जो कि ये मानक निर्धारित किया गया है कि लड़के की शादी आपको 21 वर्ष और लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद ही करनी है। और ये कानून संशोधन के द्वारा 21 वर्ष करने का प्रस्ताव किया गया है और आयु की मतलब इतनी आयु जो है वो बच्चा पूर्ण कर चुका हो। चलिए बाल विवाह की बात करते हैं। तो बाल विवाह ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें दोनों पक्षों में से कोई नाबालिग हो, चाहे लड़का नाबालिग हो या लड़की नाबालिग हो। उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है 21 और 18 का, ये इसमें से अगर कम होता है किसी का तो वो माना जाएगा कि बाल विवाह के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों अगर आगे बात करें तो बाल विवाह परिषद जो अधिकारी हैं, बाल विवाह परिषद अधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिनियम से है, अर्थात अधिनियम की धारा 16 उपधारा 1 के तहत अधिनियम नियुक्त किया गया है और बाल विवाह परिषद अधिकारी से है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जिला न्यायालय से तात्पर्य ऐसे पॉइंट से है जिसमें कुटुंब न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय का ये प्रधान सिविल न्यायालय से है। आयुष की बात करते हैं तो आयुष का से ऐसे व्यक्ति से है जिसे वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन वयस्क नहीं माना जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो अगले पॉइंट में देखते हैं क्या दिया गया है। तो शून्यकरण विवाह जो धारा 3 में ये वर्णित है
और कोई बाल विवाह चाहे अधिनियम के पूर्व का हो अथवा पश्चात का हो यानी बाद का हो, पक्षकारों के विकल्प पर यह शून्यकरण होगा। ऐसा पक्षकार जो विवाह के समय बालक था। अब यदि याचिका संस्थित जो है दाखिल करते समय याची अवश्य है, या तो याचिका उसके संरक्षक या न्याय मित्र या बाल विवाह परिषद अधिकारी के माध्यम से दाखिल की जा सकती है। दोस्तों, याचिका किसी भी समय, परंतु याचिका दाखिल करने वाले लड़का या लड़की की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पहले ही दाखिल किया जा सकेगा, ये नियम दिया गया है। और डिक्री देते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता या उनके संरक्षकों को निर्देश देगा कि वह दूसरे पक्षकार, उनके माता पिता या संरक्षक को विवाह के समय दूसरे पक्षकार से धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार प्राप्त किए हैं उसके बराबर रकम और धन लौटा दें। चलिए आगे देखते हैं। तो बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए प्रावधान जो दिया है वो धारा 4 के अंतर्गत दिया गया है। अब दोस्तों आगे अगर बात करें तो ये बाल विवाह की जो महिला पक्षकार को भरण पोषण और निवास की व्यवस्था की जाएगी। और डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में बंधने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि वो पुरुष आवश्यक है, तो उसके माता पिता या संरक्षक को महिला पक्षकार को जो विवाह के बंधन में आती हैं उनसे पुनर्विवाह तक भरण पोषण और रखरखाव का भुगतान के लिए निर्देश देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो पहला पॉइंट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की प्रवर्तन तिथि जो है वो 1 नवंबर 2007 है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो यदि पुरुष है तो उसकी आयु 21 वर्ष होगी, और अगर महिला है तो उसकी आयु 18 वर्ष होगी। ये पहले ही बताई जा चुकी है, अर्थात ये क्राइटेरिया पूरा करना है। पुरुष है तो 21 वर्ष और महिला है तो 18 वर्ष, ये आयु उसकी पूरी होनी चाहिए, तभी वो बालिक विवाह माना जाएगा, अर्थात ये बाल विवाह के अंतर्गत से बाहर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बाल विवाह में ऐसे विवाह को कहा जाता है जिसमें कोई लड़का या लड़की अर्थात दोनों बालक हों, अर्थात जिनकी आयु जो दी गई है अर्थात 21 और 18 इससे कम है, तो ऐसे विवाह को बाल विवाह के अंतर्गत रखा जाएगा। बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी संतान की धर्मजता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसी संतान धर्मज संतान ही मानी जाएगी, जो कि धारा 6 में वर्णन किया गया है इसका। अब दोस्तों, बाल विवाह होने से रोकने के लिए जो व्यादेश का आदेश देने की शक्ति न्यायालय को प्राप्त है वो धारा 13 में वर्णन इसका किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों, ये आदेश जो भरण पोषण की मात्रा पर और इसकी अवधारणा पर जो है न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं और विवाह के दौरान ये भोगी गई जीवन शैली और संप्रदाय यानी समुदाय करने वाले पक्षकार की आय के साधनों के अनुसार दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका भरण पोषण की धनराशि का मासिक एक मुश्त रकम जो है भुगतान किए जाने का निर्देश न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट दोस्तों आता है धारा 3 के अंतर्गत याचिका करने वाला पक्षकार यदि महिला है तो न्यायालय उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के लिए उपयुक्त आदेश ये कर सकेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बाल विवाह में जन्मे बालकों का भरण पोषण एवं अभिरक्षा, धारा 5 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए जहां बाल विवाह में से जन्मे बालक हैं वहां न्यायालय में ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश करेगा और इस धारा के अंतर्गत बालक की अभिरक्षा के लिए कोई भी आदेश करते समय बालक के कल्याण और उसके सर्वोत्तम हितों पर न्यायालय जो है सर्वोपरि ख्याल करेगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो न्यायालय बालक के उचित रख रखाव और मुलाकात के लिए आदेश जारी करेगा और न्यायालय विवाह के पक्षकारों या उसके माता पिता अथवा उसके जो संरक्षक होंगे, ऐसे संतान होंगे जिनका बाल विवाह हुआ है, ये भरण पोषण की व्यवस्था करने के लिए समुचित आदेश भी कर सकेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो बाल विवाहों में जो जन्मे बालक हैं उनकी धर्मजता जो है जो धारा 6 में दी गई है, और बाल विवाह के शून्य घोषित होने के बाद भी संतान की धर्मजता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी संतान धर्मज संतान मानी जाएंगी। जिला न्यायालय के पास धारा 4 और 5 के अधीन, यानी धारा 4 है धारा 5 है के अधीन जो जारी किए आदेशों को ये रूपांतरित करने की शक्ति है वो धारा 7 में वर्णित की गई है। अब दोस्तों आगे आते हैं। तो न्यायालय को याचिका के लंबित करने के दौरान या याचिका के अंतिम निस्तारण के बाद भी किसी भी समय आदेश में जोड़ने, संबंधित, संशोधित करने, निरस्त करने की शक्ति होगी। उदाहरण के लिए देख रेख, निवास आदि संबंध के लिए जाने वाले निर्णय होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो वो न्यायालय है
जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए वो धारा 8 में वर्णन इसका किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए अथवा बाल विवाह से उत्पन्न बच्चे के भरण पोषण और उसकी अभिरक्षा के लिए ये आवेदन उस जिला न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है जहां अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय निम्न प्रकार से हैं जिसमें प्रतिवादी या संतान जहां निवास करते हों, प्रतिवादी हों और ये या संतान हो जहां निवास करते हों। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें जहां विवाह अनुष्ठित किया गया हो, और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जहां पक्षकारगण एक साथ अंतिम बार निवास किया था। चौथे पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जहां याचिका प्रस्तुत करते समय याची निवास कर रहा हो। और बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है दोस्तों 2006 के अनुसार एक अज्ञाप्ति देने के समय जिला न्यायालय दोनों पक्षों और उनके माता पिता, और चलिए आगे चलते हैं, तो उनके माता पिता हों या अभिभावक हों, इनको जो है धन आभूषण उपहार और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को लौटाने का आदेश ये देगा। बाल विवाह करने वाले पुरुष यानी वयस्क के लिए दंड की धारा 9 जो है ये की गई है। अब कोई भी व्यक्ति है जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष है वो वयस्क माना जाए, मतलब वयस्क होते हुए भी बाल विवाह करेगा वो कठोर कारावास से उसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति है जिसका उसका जो क्राइटेरिया है पुरुष का वो 21 वर्ष है, महिला का 18 है। अगर व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, पुरुष जो है 18 वर्ष का हो गया है, 21 वर्ष उसने पूरा नहीं किया है, तो ये बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको कठोर कारावास दिया जाएगा या जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की होगी, या जुर्माने से 1 लाख रुपए तक का भी हो सकेगा, अथवा दोनों जो है धाराएं उस पर लगाई जाएंगी और दोनों तरह से उसको दंडित किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए ये दंड की धारा 10 में दी गई है। जो कोई बाल विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रयोग करेगा अथवा कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष है और ये हो सकेगी, दंडनीय भी होगा और जुर्माना भी 1 लाख रुपए तक का हो सकता है सकेगा अगर ऐसी स्थिति आती है तो। अब दोस्तों बाल विवाह के अनुष्ठान को बढ़ावा देने या उसे अनुमति देने के लिए दंड की धारा दी गई है वो 11 दी गई है। अब ये देखना है कि धारा 11 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों अगर बात करें धारा 11 की, तो जहाँ कोई बालक या बाल विवाह करता है कोई, तो वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर बालक की जिम्मेदारी है, चाहे वो माता पिता हों या उसके संरक्षक हों, गार्जियन हो, कोई भी व्यक्ति हो, थर्ड पर्सन हो जिसमें किसी संगठन का सदस्य हो अथवा व्यक्ति समूह में शामिल है, तो कोई ऐसा कार्य करता है जिसमें बाल विवाह को बढ़ावा या उसकी अनुमति दे रहा है, तो वो ऐसे बाल विवाह को रोकने में लापरवाही करता है तथा बाल विवाह रोक नहीं पाता है अथवा बाल विवाह जो है उसकी उपस्थिति में होता है तो उसे जो है बाल विवाह करने में सहयोग प्रदान करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कारावास से दंडित किया जाएगा। उसकी अवधि 2 वर्ष तक की है अथवा जुर्माना भी लिया जा सकता है जो कि 1 लाख रुपए तक का हो सकता है, और ये दोनों दंडनीय अपराध दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। परंतु कोई स्त्री अगर कारावास से दंडनीय नहीं होगी क्योंकि स्त्री के क्रम में ये चीज़ें लागू नहीं की गई हैं। कतिपय परिस्थितियों में विवाह प्रारंभ होने की जो शून्य होगा धारा 12 में वर्णन इसका किया गया है। अब दोस्तों निम्न परिस्थितियों में अगर बात करें तो विवाह से शून्य होता है जहाँ कोई वयस्क बालक को विवाह में प्रयोजन के लिए, पहला पॉइंट आता है विधिपूर्ण संरक्षण की देखरेख से बाहर लाया जाता है या आने के लिए उसको फुसलाया जाता है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो जो कोई व्यादेश या अवज्ञा करेगा उसे 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास मिलेगा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाह प्रारंभ से शून्य होगा और इस अधिनियम के अधीन जो है दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होगा, अर्थात उसका जमानत नहीं होगा, अजमानतीय होगा। धारा 15 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 18 की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत सद्भावना में की गई कार्यवाही को संरक्षण प्राप्त होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, ये धारा 19 जो दिया गया है इसके अंतर्गत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति भी प्राप्त है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा, केवल जुर्माने से ही दंडनीय इसको माना जाएगा, अर्थात इसको आर्थिक दंड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है ये है फोर्थ की अगर बात करें तो यदि वयस्क यानी अयस्क विवाहित है उसके बाद उस अयस्क
का विक्रय किया जाता है तो या दुर्व्यवहार यानी दुर्व्यापार किया जाता है या अनैतिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो विवाह अमान्य और शून्य होगा। बाल विवाहों को रोकने के लिए ये व्यादेश यानी निषेधाज्ञा जो है जारी करने की न्यायालय की शक्ति है, वो धारा 13 में वर्णन की गई है उसकी। अब दोस्तों यदि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के आवेदन पत्र पर या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के माध्यम से अथवा अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के उल्लंघन में बाल विवाह तय किया गया है तो उसका अनुष्ठान किया जाने वाला ये न्यायालय व्यादेश जारी कर उस बाल विवाह को रोक देगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर आता है तो प्रथम वर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर भी स्वप्रेरणा से भी संज्ञान कर सकेगा। अब दोस्तों आगे की पॉइंट अगर बात करें तो कतिपय तिथियों पर उदाहरण के लिए अक्षय तृतीया पर सामूहिक बाल विवाह के अनुष्ठान का निवारण करने के प्रयोजनों से जिला मजिस्ट्रेट को उन समस्त शक्तियों सहित बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी समझा जाएगा जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जिला मजिस्ट्रेट को बाल विवाह के अनुष्ठान से रोकने या निवारण करने की अतिरिक्त शक्तियाँ होंगी और ये न्यूनतम अपेक्षित बल का प्रयोग कर सकेगा। कोई भी आदेश किसी व्यक्ति, किसी संगठन या किसी सदस्य या किसी समूह के विरुद्ध जब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि न्यायालय के ऐसे व्यक्ति, संगठन के सदस्य या व्यक्ति समूह से पहले सूचना ना दी हो या दोस्तों उसे या उसके व्यादेश निकाले जाने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर ना दिया हो। हालांकि तत्कालीन मामले में न्यायालय के पास में कोई सूचना दिए बिना अंतरिम आदेश निकालने की शक्ति होगी और जो कोई व्यादेश की अवज्ञा करेगा वो 2 वर्ष तक की अवधि में कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा दोनों दंड का भागी होगा। परंतु कोई महिला इस अधिनियम के अंतर्गत ये कारावास से दंडनीय नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है ये है व्यादेश के उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य का होना। ये धारा 14 में वर्णन इसका किया गया है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अगर बाल विवाह की बात करें तो इसके विरुद्ध जब व्यादेश जारी किया जाता है चाहे वो अंतिम हो या अंतरिम हो या अव्यादेश की अवज्ञा कर बाल विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसे विवाह को प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अपराधों का जो संज्ञेय और अजमानतीय होना है धारा 15। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय तथा ये अजमानतीय होगा अर्थात इसका जमानत नहीं होगा। बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी और उसके कर्तव्य जो धारा 16 में दिए गए हैं इसके अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार और राज्य के संपूर्ण या उसके किसी भाग में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करेगी जिसे बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के रूप में माना जाएगा। राज्य सरकार समाज सेवा के विख्यात किसी स्थानीय सम्मानीय सदस्य या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के किसी भी अधिकारी से या सरकार के अथवा किसी पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के किसी भी अधिकारी से या गैर सरकारी संगठन के किसी भी पदाधिकारी से या बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की सहायता करने के लिए ये अनुरोध कर सकेगी और यथाशक्ति ऐसा सदस्य, अधिकारी या पदाधिकारी होगा जो तदनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि वो पहला पॉइंट जो आता है वो बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्रवाई करके उसे रोके। दूसरा पॉइंट है इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजनों का ये साक्ष्य एकत्र करे। तीसरे पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो तीसरा पॉइंट जो आता है वो तीसरे पॉइंट के अंतर्गत स्थानीय लोगों को सलाह दे कि वो बाल विवाह को बढ़ावा न दे या उसके होने की सहायता देने अथवा बाल विवाह होने की अनुमति देने या उसमें शामिल होने से अपना योगदान न दें। और चौथा पॉइंट आता है बाल विवाह के परिणाम स्वरूप होने वाली बुराई के बारे में भी जागरूकता पैदा करें। पांचवा पॉइंट है बाल विवाह के मुद्दे पर समाज को संवेदनशील बनाएं। और छठवां पॉइंट दोस्तों है इसमें सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण में ये आंकड़े प्रस्तुत करें। और सातवां है सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें और राज्य सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों पर और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां विनिहित कर सकेंगी जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएं। और बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग शर्तों और परिसीमाओं के अधीन कर सकेगा। बाल विवाह प्रतिशत अधिकारियों का लोक सेवक का होना ये धारा 17 में इसका वर्णन किया गया है। अब दोस्तों आ जाते हैं बाल विवाह में प्रतिशत अधिकारी जो कि भारतीय दंड संहिता धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ये धारा 18 में दिया गया है। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ये सद्भावनापूर्वक जो की गई है, इसके अंतर्गत आपका कार्रवाई के लिए बाल विवाह परिषद अधिकारी का संरक्षण जो है प्राप्त है। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति जो है धारा 19 में वर्णित है। इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति प्राप्त होती है और निरसन या व्यावृत्ति धारा जो 21 में दी गई, इस अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को ये निरसित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये धाराएं जो दी गई हैं वो संक्षिप्त में क्या क्या दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर बात करें तो इसका पहला पॉइंट आता है, यह है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। दूसरा आता है परिभाषाएं। तीसरा आता है बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरण का होना। और चौथा आता है बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। और पांचवा आता है ये बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण। और छठवां पॉइंट आता है बाल विवाहों से जन्मे बालकों की यह धर्मजता। और दोस्तों 7वें पॉइंट की अगर बात करें तो 7वां पॉइंट आता है जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अंतर्गत किए गए आदेशों की उपांतरित करने की शक्ति। 8वां आता है वह न्यायालय जिसे अर्जी दी जानी है। और 9वां है बाल विवाह करने वाले पुरुष यानी वो ऐश में के लिए दंड है और बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए भी दंड है। 11वां पॉइंट आता है बाल विवाह के अनुष्ठान का संवर्धन करने या उसे जो है अनुज्ञात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है 12वां। तो 12वां की अगर बात करें 12वें पॉइंट की तो कतिपय स्थितियों में किसी अयस्क बालक के विवाह का ये शून्य होना। 13वां है बाल विवाहों के प्रतिसिद्ध करने वाला व्यादेश जारी करने न्यायालय की शक्ति। और दोस्तों 14वां की बात करें अगर तो ये है व्यादेशों में उल्लंघन में बाल विवाहों का शून्य होना। और 15वां है अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। 16वां है बाल विवाह परिषद अधिकारी। 17वां है बाल विवाह परिषद अधिकारियों का लोक सेवक का होना। 18वां है सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। और 19वां है नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। और 20वां है 1955 के अधिनियम की संख्यांक 25 का संशोधन। और 21वां है निरसन और व्यावृत्ति। अब दोस्तों आगे आते हैं तो कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कहता है, 1 मिनट पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला कुछ इस प्रकार से है, बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है? तो ये 10 जनवरी 2007 को स्वीकृति प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा का नंबर कहता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया है? तो दोस्तों 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। अब बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया और ये राष्ट्रपति की स्वीकृति से 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई है। तीसरे पॉइंट पर दोस्तों आ जाते हैं। तो तीसरा पॉइंट कहता है बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 का विस्तार है। तो कहाँ है? संपूर्ण भारत में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है, जनजातीय क्षेत्र में है, नागालैंड और गोवा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, जो कि संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यानी नेक्स्ट प्रश्न जो है, ये प्रश्न दिया गया है चौथा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 के प्रावधान किस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पूर्णतः लागू नहीं है? तो ये पुदुचेरी में लागू नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 में बाल विवाह को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 खा में किया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 के अनुसार ये जो आपका नर बालक है, नर बालक से अप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसमें पूरी नहीं की है, तो वो जो है 21 वर्ष की आयु है जो पूरी नहीं की है। बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 की धारा 2 का के अनुसार बालक से ऐसा व्यक्ति अप्रेत है जिसे यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु तथा स्त्री है तो 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। नेक्स्ट आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वें की अगर बात करें तो बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 के अनुसार
नारी बालक से अपहृत है और ऐसा व्यक्ति जिसे पूरी नहीं की है। तो सी ये 18 वर्ष की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट अगर लेडीज के बारे में बात किया जाए तो उनकी 18 वर्ष है, उनकी जो आयु है विवाह की वो 18 साल है, और पुरुष की अगर बात करी तो वो 21 साल है। इसके के पहले की शादी को आपको क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी बाल विवाह के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक की किस धारा में परिभाषित किया गया है इसको, तो धारा 2 में परिभाषित किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो ये धारा 2 है। 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10। 10 की अगर बात करें, यदि 18 वर्ष से अधिक की आयु वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो ये दोस्तों ये दोनों से दंडित किया जा सकेगा, अर्थात कठोर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो ये दोनों दंड जो है लगाए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर कहता है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अधीन ये अकृत्या की अज्ञाप्ति पारित होने के बाद ऐसे विवाह से पैदा हुई संतान मानी जाती हैं। क्या मानी जाएंगी, तो वो धर्मज बालक माने जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। 12 की अगर बात करें तो बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है, तो धारा 9 में किया गया है। इसका सी जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर की अगर बात कर लें तो किस धारा में कहा गया है कि बाल विवाह की संतानें धर्मज होती हैं, तो ये सी आपका है धारा 6 में है। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो अगला हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर अगर क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं तो बाल विवाह करने वाले पुरुष पक्षकार सहित महिला पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा, तो ये दोस्तों आपका उसके पुनर्विवाह तक ये भरण पोषण करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट पेज पर है 15 नंबर। 15 नंबर की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विवाह बाल विवाह कहलाएगा, तो दोस्तों अगर बाल विवाह की बात करें तो विवाह का एक पक्षकार जो है अयस्क हो, अर्थात लड़का या लड़की कोई उसमें जो है एक अयस्क हो और एक वयस्क हो, अर्थात एक जो है 21 मान लिया लड़का है 21 पूरी कर चुका, लड़की है 17 में है, तो उसमें ये दोनों बाल विवाह की श्रेणी में आएंगे। अर्थात इन दोनों में से दोनों कपल्स में से कोई भी जिसकी आयु अगर मानक के हिसाब से कम है तो वो बाल विवाह के अंतर्गत उसको रखा जाएगा। दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है ये पॉइंट कहता है कि विवाह के दोनों पक्षकार अयस्क हों, अर्थात दोनों अगर एक पूरा है दूसरा नहीं पूरा किए है तो ऐसे कंडीशन में माना जाएगा, और इसमें दोनों नहीं पूरा किए हैं आयु तो इस कंडीशन में माना जाएगा, अर्थात ये सी वाला हो जाएगा जो कि उपरोक्त दोनों में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बाल विवाह में विखंडित करने की याचिका दाखिल किया जा सकेगा, तो ये जहां प्रतिवादी या संतान निवास करता है, जहां विवाह संपन्न हुआ था, जहां पक्षकारगण एक साथ अंतिम बार निवास किया था, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बाल विवाह परिषद अधिकारी एक लोक सेवक होगा किस धारा में कहा गया है, तो ये धारा 17 में कहा गया है। धारा 17 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 की अगर बात करें तो बाल विवाह परिषद अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्ण के बारे में बात में कोई आपराधिक या सिविल कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, ये कहा गया है, तो ये धारा 18 में कहा गया है। 18 में कहा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है कि राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है, तो धारा 19 में दी गई है। राज्य सरकार को जो नियम बनाने की शक्ति है वो धारा 19 में दी गई है। नेक्स्ट की अगर बात करें मित्रों तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर इधर आ जा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह होने से रोकने के लिए ये व्यादेश देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो धारा 13 के अंतर्गत ये दी गई है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये 21 नंबर है। 21 नंबर कहता है जो कोई धारा 13 का के अधीन जारी व्यादेश की अवज्ञा करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये और भी दोनों से, तो ये भी दोनों क्या है, कारावास से या 2 वर्ष की सजा से
या जुर्माना जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकेगा। दोनों से ये सी जवाब इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन बाल विवाह का प्रतिषेध करने के लिए भी आदेश जो है दे सकता है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं। प्रथम वर्ग जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है और दूसरा महानगर मजिस्ट्रेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है दोनों। तो इसमें महानगर मजिस्ट्रेट और ये जो एक मजिस्ट्रेट और है क्या है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका दोनों हो जाएगा, प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट। तो इसका जो सी जवाब हो जाएगा वो सही हो जाएगा। कौन सा जवाब होगा? सी जवाब। सी सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले की अगर बात करें दोस्तों तो अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर कहता है, ये बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 की धारा 16 का के अधीन कौन सा बाल विवाह परिषद अधिकारी नियुक्त कर सकता है? तो दोस्तों राज्य सरकार होगा। राज्य सरकार इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगले की अगर बात करें तो 24 नंबर है, बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरसित कर दिया गया है? तो दोस्तों उसी वाला है बाल विवाह अवशेष अधिनियम 1929। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम में विवाह की आयु को निर्धारित किया गया है? तो ये दोस्तों शारदा अधिनियम 1929 में निर्धारित किया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है 26 नंबर। 26 नंबर कहता है, दोस्तों 26 नंबर कहता है, बाल विवाह किसी पक्षकार द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर 2 वर्ष के भीतर विवाह शून्य करने की याचिका। ये दोस्तों संशोधित की धारा मतलब संचित की धारा की जा सकती है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा है धारा 3 है। धारा 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है 27 नंबर। दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है, बाल विवाह परिषद अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो धाराओं की अगर बात करें तो 21 धाराएं हैं। नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है, बाल विवाह में जन्मे बच्चों का भरण पोषण और अभिरक्षा के लिए जिला न्यायालय जैसा उचित समझे वैसा जो बच्चों के सर्वोत्तम हित में हो आदेश कर सकेगा। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो धारा इसका 5 है। धारा इसका क्या है? 5 है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर की अगर बात करें तो न्यायालय के निषेधता के पश्चात भी बाल विवाह करने पर इसको अपराध माना जाएगा। तो ये दोस्तों संज्ञेय है या ये अजामंतीय यानी अजमानतीय है, अर्थात इसका जमानत नहीं हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर कहता है कि किन परिस्थितियों में बाल विवाह को निरस्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, ये आपका डी हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त सभी पर कहा गया है। तो उपयुक्त सभी में इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों 2 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। पहला तो है, बालक को जबरदस्ती विवाह के लिए तैयार किया गया हो, बालक को विधिपूर्वक संरक्षण की देखभाल करके किया गया हो। तो ये दोस्तों आ जाते हैं अपने यहाँ। तो ये दोस्तों 31 नंबर है। 31 नंबर कहता है कि बाल विवाह के अपराधी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो ये 2 वर्ष तक के कारावास से 1 लाख रुपए तक के, 1 वर्ष के कारावास 2 लाख रुपए, 3 वर्ष कारावास 3 लाख रुपए। तो इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 2 वर्ष तक कारावास और 1 लाख रुपए तक के जुर्माना। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों आते हैं, ये आपका 32 नंबर है, बाल विवाह संपन्न कराने वाली महिला को किस ढंग से दंडित किया नहीं जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कारावास से। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर दोस्तों अगर बात करें तो कहता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में जो समाप्ति का संबंध किस धारा से है? तो ये दूसरे पेज में है। धारा कौन सा है देख लेते हैं। तो दोस्तों ये धारा जो है वो डी वाला ऑप्शन है, साथ धारा 21 है। धारा 21 है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वो 34 नंबर का है। 34 की अगर बात करें तो 34 नंबर कहता है कि बाल विवाह परिषद अधिनियम की कौन सी धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 के खंड को प्रतिस्थापित करती है? तो सी धारा 20 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन 35 की अगर बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का प्रावधान नहीं है। तो ये नहीं है, तो कौन सा पॉइंट इसका सही हो जाएगा? तो ये दोस्तों डी पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करने पर 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर कहता है कि हाल ही में बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन करने का जो बिल है केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, और इस बिल के पास होने के पश्चात महिलाओं की शादी के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? तो दोस्तों जो आयु होगी महिलाओं की वो 21 वर्ष ये मानने के लिए कहा गया है। अब देखिए कब तक ये लागू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यह है बालक श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम के क्रम में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी उद्योग में कल कारखाने हुआ है, कोई कंपनी हो, या मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर अगर उससे परिश्रम करवाया जाता है, कार्य लिया जाता है, अर्थात वो व्यक्ति यानी वो बच्चा 14 साल तक का है या 14 साल तक की उम्र का कम का है, तो ऐसे बच्चों को बाल श्रमिक कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम की आयु 15 साल तय की गई है। कितनी तय की गई है? 15 साल तय की गई है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई है वो 1919 ईस्वी में की गई है, और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। विश्व बाल जो श्रम निषेध दिवस है इसकी शुरुआत ये साल 2022 में की गई है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है द्वारा की गई थी। बाल श्रम से निपटने के लिए हर वर्ष 12 जून को ये विश्व बाल दिवस निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 क्या कहता है? तो दोस्तों इस अधिनियम की जो अधिकतम संख्या है वो 61 है, और यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष अधिनियमित हुआ है, और राष्ट्रपति की जो स्वीकृति इसको मिली है वो 23 दिसंबर 1986 को मिली है। इस अधिनियम के प्रवर्तन की तिथि जो है वो 26 मई 1993 है। और अगर इसमें बात करें कुल अधिनियम की जो कुल भाग हैं, तो दोस्तों कुल भाग की अगर बात की है तो कुल 4 भाग हैं और 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची शामिल है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों कुल 4 भाग हैं, 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची इसमें शामिल है। अब भाग 1 जो प्रारंभिक धारा है 1 और 2 धारा के अंतर्गत आती है। भाग 2 की अगर बात करें तो कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का ये प्रतिषेध है, जो कि धारा 3 से 5 तक के बीच में दी गई है। और भाग 3 की अगर बात करते हैं तो भाग 3 में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन, जो कि 6 से 13 के बीच में वर्णित है। भाग 4 की बात करें तो इसमें प्रकरण है, धारा जो 14 से 26 तक की वर्णित है, और अनुसूची जो है धारा 3 के क्रियान्वयन के लिए 2 भाग में वर्णित है। पहला भाग जो आता है भाग ये है, इसमें उपजीविकाएं हैं जो 18 हैं, और भाग बी है इसमें जो उपजीविकाएं हैं वो 65 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ जो दिया गया है वो धारा 1 में दिया गया है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है। दोस्तों इसका विस्तार है वो पूरे भारत पर है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने, और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे के पॉइंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें इस नियम के 2 भाग दिए गए हैं। एक भाग अगर बात करें तो एक भाग जो है वो प्रतिषेध है और दूसरा विनियमन है। प्रतिषेध की अगर बात करें तो प्रतिषेध से तात्पर्य हमारा ये होता है कि किसी कार्य का व्यवहार को या उसके कानून द्वारा उसे पूर्ण रूप से रोकना, ये इसकी प्रतिषेध की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अर्थात प्रतिषेध जो होता है वो किसी कार्य व्यवहार को कानून द्वारा पूर्ण रूप से रोकना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों विनियमन की, तो विनियमन के क्रम में अगर देखा जाए तो ये विनियमन से तात्पर्य हमारा होता है कि किसी प्राधिकार द्वारा बनाया गया जो निर्देश है। अब इसमें देखते हैं कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो धारा 2 के अंतर्गत दी गई हैं। इसमें समुचित सरकार जो धारा 2 फर्स्ट के अंतर्गत है, अर्थात 2(1) के अनुसार है। तो समुचित सरकार से तात्पर्य होता है कि केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत स्थापन और रेल प्रशासन या महापत्तन या किसी खान या तेल क्षेत्र संबंध में अगर केंद्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकारें अभिप्रेत हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बालक की बात करें दोस्तों, तो बालक का क्रम है वो धारा 2(2) के अंतर्गत आता है। ये इसकी उपधारा 2 है, और बालक से तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति
अपराध है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा ना किया हो, अर्थात 14 वर्ष से कम की आयु उसकी हो तो वो बालक की श्रेणी में आएगा। और दिन की बात अगर करते हैं तो धारा 2(3) के अंतर्गत आता है। और दिन का अर्थ होता है कि आधी रात से शुरू होने वाली 24 घंटे की अवधि होगी, अर्थात ये दोस्तों रात के 12 बज कर के कुछ मिनट से शुरू होगी और उसके बाद ये शाम को फिर 12 अर्थात ये 11:59 तक जो इसका समय होगा ये पूरा 24 घंटे हो जाएगा। अर्थात ये 12-12 में एएम पीएम में डिवाइड किया गया है। तो एएम की बात करें अगर एएम की तो ये आफ्टर मेरिडियन होता है, और पीएम की बात करें तो ये पोस्ट मेरिडियन होता है जो कि मध्यरात्रि होता है। और मध्य दिन के अंतर्गत 12-12 घंटे का ये डिवाइड किया गया है, आफ्टर मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन, अर्थात पूर्वा और अपरा। पूर्वाह्न का समय होता है, अपराह्न का समय होता है। और इसको अगर स्टेशन की दृष्टि से देखा जाए, स्टेशन की घड़ी के अनुसार, तो इसमें 1 से लेकर के 24 तक का ये जो है 24 घंटे होते हैं, अर्थात स्टेशन की घड़ी में 24 बजता है। और बाकी इसमें एएम और पीएम में इसको डिवाइड किया गया है, तो आफ्टर मेरिडियन और पास्ट मेरिडियन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं। इसके क्रम में अगर दोस्तों देखा जाए तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम के अनुसार बालक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 14 वर्ष पूरी न की हो। और बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में अधिकतम 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है। किसी बालक से कम 1 घंटे का ये विश्राम अंतराल दिए जाने और बिना 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। 1 घंटे का विश्राम की बात की गई है और 3 घंटे से अधिक का कार्य नहीं लिया जा सकता, ये धारा 7 में वर्णित किया गया है, अर्थात इसका वर्णन धारा 7 में मिलता है। अब किसी बालक के विश्राम का अंतराल और काम की प्रक्रिया में ये व्यतीत अवधि के साथ कार्य की अवधि जो होती है वो 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी बालक से सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम नहीं लिया जा सकता, ये भी इन धाराओं में वर्णित की गई हैं। फिर आता है सप्ताह का तात्पर्य होता है कि शनिवार की मध्य रात्रि अथवा ऐसी किसी अन्य रात्रि से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि है जिसमें बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में कुल 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। कुल 26 धाराएं हैं और एक अनुसूची दी गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्रम में अगर देखा जाए तो ये स्थापन की धारा 2(4) की बात की गई है यहाँ। इसके अंतर्गत स्थापन के अंतर्गत जो दुकान वाणिज्यिक स्थापना है और कर्मशाला है, फार्म है, आवासीय होटल है, रेस्तरां है, भोजनालय है, थिएटर है और सार्वजनिक आमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो ये परिवार है, धारा जो कि 2(5) में दिया गया है। किसी अभियोगी के संबंध में परिवार का अर्थ होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति से लगाया जाता है कि पत्नी या पति जैसा भी मामला हो उसके बच्चे ऐसे व्यक्ति का भाई या बहन। और सप्ताह धारा यानी 2(9) के अंतर्गत आता है। 2 उसकी उपधारा 9 है। उसके अंतर्गत अगर बात करें दोस्तों तो सप्ताह का जो अर्थ होता है वो शनिवार की आधी रात को या ऐसी किसी अन्य रात से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि है जिसे निरीक्षक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप से अनुमोदित किया जा सकता है। कर्मशाला की बात करें तो ये धारा 2(10) के अंतर्गत किया है। 2 और 10 अर्थात इसकी जो धारा 2 है और उपधारा इसकी 10 है। चलिए कर्मशाला का अर्थ ऐसा होता है, कर्मशाला का अर्थ है कि कोई परिसर या उसके परिसर सहित जहाँ कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया चलती है परंतु इसमें कोई भी परिसर शामिल नहीं है, जिसके लिए फैक्ट्री का अधिनियम है जो कि 1948 है। ये इसकी धारा के 67वें ये प्रावधान है, 67 के प्रावधान है। इसमें कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का ये परिच्छेद है जो कि धारा 3 में दिया गया है। धारा 3 में जो दिया गया है तो किसी बालक के इस अधिनियम में दी गई अनुसूची भाग का में ये इसका वर्णन किया गया है कि व्यवसाय हो या प्रक्रिया में नियोजन करने का अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी उसको, लेकिन ये बातें वहाँ नहीं लागू होंगी। अब कहाँ लागू होंगी, पहला पॉइंट आता है इसमें, जहाँ बालक अपने परिवार या पारिवारिक प्रतिष्ठान में अपने स्कूल के समय को छोड़कर या छुट्टी के दिनों में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ये, जहाँ बालक कलाकार के रूप में किसी दृश्य श्रम मनोरंजन उद्योग में सर्कस को छोड़कर विहित सुरक्षा शर्तों के साथ या शिक्षा प्रभावित किए बिना कार्य कर सकता है। अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है वो धारा 4 में दी गई है।
धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। और धारा 4 के अंतर्गत जो अनुसूची में संशोधन केंद्र सरकार और राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा ही कर सकती है। और बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति जो दी गई वो धारा 5 में दी गई है। और धारा 5 के अंतर्गत केंद्र सरकार एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेगी, जिसका ये उद्देश्य होगा अनुसूची में व्यवसायों या प्रक्रियाओं को जोड़ना होगा और संशोधन करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार समिति में अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य ये नियुक्त हो सकते हैं, अर्थात 10 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। यदि समिति को ये आवश्यक लगता है तो एक या अधिक उप समितियों का भी ये गठन कर सकती है। कार्य के घंटे और समय धारा 7 में दिए गए हैं। अगर दोस्तों बात करें विश्राम अंतराल की तो किसी बालक से कम 1 घंटे के क्रम में कम से कम 1 घंटे के जो है 1 घंटे का विश्राम अंतराल दिए बिना 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। और इसके कार्य विस्तृति की बात करें तो किसी बालक को विश्राम अंतराल और काम की जो प्रक्रिया है इसे व्यतीत अवधि के साथ कार्य की कालावधि में 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब कार्य अवधि की अगर बात करें तो कार्य अवधि क्या है, तो सुबह 8 बजे से पहले तथा शाम 4 बजे के बाद बालक से काम नहीं लिया जाएगा। दोहरे कार्य की अनुमति नहीं है, अर्थात दो कार्य करने की अर्थात दोहरा कार्य करवाने की उसमें अनुमति नहीं दी गई है। किसी भी बालक को किसी स्थापना में उस दिन काम पर नहीं लगाया जाएगा और न ही उसके लिए उसको अनुमति दी जाएगी। जिस दिन वो अन्य इसके लिए उसको अनुमति दी जाएगी जिस दिन वो अन्य स्थापना में कार्य कर रहा हो या किया हो। अब साप्ताहिक अवकाश की अगर बात करें तो दोस्तों साप्ताहिक उसका अवकाश जो दिया गया है वो धारा 8 में दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन का अवकाश मनाने की इसको अनुज्ञा होगी। साप्ताहिक छुट्टी की सूचना अस्थायी तौर पर समुचित स्थान पर यह प्रदर्शित करना आवश्यक है तथा 3 मास में एक बार से अधिक नहीं ये परिवर्तित किया जाएगा। चलिए निरीक्षक की सूचना क्या है उसको देखते हैं। तो निरीक्षक को सूचना जो धारा 9 में दिया गया है, प्रत्येक नियोजक जो किसी बालक को प्रावधानों के अनुसार नियोजित करता है ये निम्न सूचनाएं लिखित रूप में निरीक्षक को भेजेगा। क्या क्या भेजेगा लिख के ये देखना है। तो इसमें पहला आता है पॉइंट जो प्रतिष्ठान का नाम लिखेगा और पता लिखेगा। प्रतिष्ठान के प्रबंधक का नाम होगा। प्रतिष्ठान से पत्राचार का पता होगा और प्रतिष्ठान में किए जा रहे व्यवसाय या प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है ये भी लिखा जाएगा। और नेक्स्ट है कार्य के घंटों की अगर बात करें दोस्तों तो ये कालावधि में साप्ताहिक विश्राम के संबंध में और उपबंध उन स्थानों पर लागू नहीं होंगे जहां ये अधिष्ठाता द्वारा कोई भी प्रक्रिया उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आयु के बारे में विवाद की जो धारा दी गई है वो 10 दी गई है। यदि किसी बालक की आयु के संबंध में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा पदाधिकारी के पास निर्णय हेतु भेजा जाएगा। और इस प्रकार से नियमानुसार ये अस्थि विकास परीक्षण या अन्य कोई नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारणा आदेश के 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। रजिस्टर का रखा जाना, अब रजिस्टर क्या करेगा इसमें, तो ये धारा 11 में दिया गया है। प्रत्येक स्थापन के अधिष्ठाता द्वारा बालकों के नियोजन के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें निम्न विवरण अंकित होगी। कौन कौन से विवरण हैं, तो उसमें बालक का नाम होगा, उसकी जन्म तिथि होगी, कार्य के घंटे होंगे, कालावधि होगी, विश्राम का अंतराल होगा, कार्य की प्रकृति होगी और अन्य विवरण जो होगा दिया जाएगा। अब दोस्तों ये सूचनाओं का जो प्रदर्शन है वो धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें धारा 3 और धारा 14 के अंतर्निहित सूचना का प्रदर्शन प्रत्येक ये अधिष्ठाता कार्य स्थल पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में निर्धारित परिसंकट में व्यवसायों या प्रक्रियाओं जिनमें बालकों का नियोजन ये प्रतिषेधित है और दंड प्रावधानों को भी प्रदर्शित करेगा। स्वास्थ्य और सुरक्षा की अगर बात करें तो ये धारा 13 में दिया गया है। और समुचित सरकार अपने अधिकार क्षेत्र के स्थापनों में नियोजित किशोरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में नियम बना सकती है। ये नियम निम्न विषयों पर हो सकते हैं। पहला है कार्यस्थल पर सफाई और न्यूसेंस से मुक्ति, कचरे तथा बहिस्राव का व्यसन होगा। और ये समर्थन और तापमान और धूल और धुआं, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पीने का जल, शौचालय और मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी को घेरना और गतिमान मशीनरी पर उसके निकट का कार्य
और बिजली काटने की युक्ति, आग लगने की स्थिति में सुरक्षा आदि की व्यवस्थाएं, ये सब इसके अंतर्गत दी गई हैं। अब आते हैं दंड का प्रावधान किया गया है, वो धारा 14 में किया गया है। कौन कौन से दंड के प्रावधान दिए गए हैं? तो अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत जो कोई बालक को धारा 3 के उल्लंघन में नियोजित करेगा या कारावास जिसकी अवधि 3 मास से कम नहीं होगी किंतु 1 वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा किंतु 20,000 रुपये तक का हो सकता है, ये इस तरह का दंड उसको दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा वो, और वो कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक की भी हो सकती है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने पर ये जो धारा दी गई है उसके अंतर्गत आपका आता है, ये धारा 9 है और धारा 11। जो धारा 9 और 11 और धारा 12 या अधिनियम द्वारा बनाए गए इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसको सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों भी दंड स्वरूप उसको दिया जाएगा। तो अब नेक्स्ट आता है अपराध से संबंधित प्रक्रिया क्या है। जो प्रक्रिया है वो धारा 16 में इसका वर्णन किया गया है। अगर दोस्तों बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है पुलिस अधिकारी है, निरीक्षक है या अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी न्यायालय में अपराध होने की शिकायत दर्ज कर सकता है। और सेकंड पॉइंट आता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बच्चे की आयु के रूप में प्रत्येक प्रमाण पत्र जो कि निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया है उसके आयु के बारे में ये निर्णायक सच होगा। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो इस अधिनियम के अधीन महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और कोई न्यायालय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, निरीक्षक की जो नियुक्ति है वो धारा 17 के अंतर्गत की जाती है। समुचित सरकार की इस अधिनियम के प्रावधानों के अगर अनुपालन में बात की जाए तो इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है तथा इस प्रकार की नियुक्ति किसी भी निरीक्षक को भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 के अर्थ में उसको लोक सेवा माना जाएगा। नेक्स्ट है नियम बनाने की जो शक्ति दी गई है वो धारा 18 में दी गई है। और समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने के लिए एक राजपत्र जारी करेगा। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये पूर्ण प्रकाशन की शर्तों के अधीन रखते हुए नियम बना सकेगी। कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है वो धारा 21 में दी गई है, अर्थात धारा 21 में दी गई है। दोस्तों इस अधिनियम की कठिनाइयों को दूर करने की जो शक्ति है केंद्र सरकार के पास होगी। किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। अब निरसन एवं उसकी व्यावृत्ति जो है वो धारा 22 में दी गई है। और बालक नियोजन अधिनियम 1938 को इस अधिनियम द्वारा निरसित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये धाराएं कुछ दी गई हैं संक्षिप्त में, उनको भी देख लेते हैं। तो धाराओं की अगर दोस्तों बात करें संक्षिप्त में तो संक्षिप्त में उसका संक्षिप्त नाम है, उसका विस्तार है, प्रारंभ है, उसकी परिभाषाएं हैं, कुल उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है और अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति है और भाग का लागू होना है। ये सारी चीज़ें, काम के घंटे और कालावधि भी है, साप्ताहिक अवकाश और उसके दिन दिए गए हैं। 9वां पॉइंट दोस्तों है निरीक्षक को सूचना है। और 10वां आयु के बारे में विवाद भी है। और 11वां रजिस्टर का रखा जाना। 12वां धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्त अंतर्दृष्टि करने वाली सूचना का ये संप्रदर्शन है। और 13वां स्वास्थ्य और सुरक्षा है। 14वां ये शक्तियाँ हैं। और 15वां आपका शक्तियों के संबंध में कुछ विधियों का ये उपांतरित रूप में लागू होना है। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बात करें तो आपका 16 पॉइंट आता है। 16 पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें अपराधों से संबंधित प्रक्रिया है। 17वां निरीक्षक की नियुक्ति है। 18 नियम बनाने की शक्ति है। 19 नियमों और सूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाना है। और 20वां है दोस्तों जो है वो विधि के कुछ अन्य उपबंधों को भी इसमें वर्णित होना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। 21 नंबर की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 21 आता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दी गई है। 22 नंबर निरसन और व्यावृत्ति है। और 23 नंबर 1948 के अधिनियम में 11वां का ये संशोधन है, 11वां संशोधन जो हुआ था। 24 में दिया गया है 1951 के अधिनियम 69वां संशोधन। 25 में अधिनियम 44 जो कि 1958 का ये संशोधन है। और 26 नंबर अधिनियम 27 1961 का संशोधन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो आपका आता है परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जो कि ये दिया गया है। परीक्षा उपयोगी प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें ये
बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में यह अधिनियमित किया गया है? तो दोस्तों वो 37 वर्ष यानी 37वें वर्ष जो है अधिनियमित किया गया है। अगर इसको और डिटेल से देखते हैं तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन का जो अधिनियम है वो 1986 है और भारतीय गणराज्य के 37वें वर्ष में ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, जिसकी अधिकतम जो संख्या है वो 61 है, 61 है उसकी अधिकतम संख्या। और ये राष्ट्रपति की स्वीकृति की अगर बात करें तो 23 दिसंबर और 1986 को ये स्वीकृति प्राप्त हुई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम के किस वर्ष अधिनियमित किया गया है इसको? तो ये 1986 में अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है, यह बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की अगर बात की जाए तो कौन सी धारा बालक शब्द को परिभाषित करती है? तो इसमें आते हैं ये 6 पॉइंट है जो 2 का 2 है, यानी 2 का उपधारा 2 है। इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम जो है वो 1986 की धारा 2 है। और सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बालक शब्द को परिभाषित किए गए हैं, जिसके अनुसार बालक से तात्पर्य होता है कि ऐसा व्यक्ति है अभिप्रेत है जिससे अपनी आयु का 14 वर्ष पूरा ना किया हो। ऐसे बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 को कौन सी धारा समुचित सरकार को प्रभाषित करेगी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है धारा 2 फर्स्ट के अनुसार, धारा सेकंड के अनुसार, और धारा जो आपकी थर्ड दी गई है धारा 2 थर्ड के अनुसार, या धारा 2 फोर्थ के अनुसार। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन पर इसको चलते हैं, देखते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन दिया है वो धारा 2 फर्स्ट के अनुसार दिया गया है। ये पॉइंट इसका सही होगा, अर्थात ये ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगर इसके डिटेल्स की बात करें तो डिटेल्स के क्रम में दोस्तों ये दिया गया है कि बाल श्रम प्रतिषेध और जो विनियमन अधिनियम है वो 1986 की धारा 2 में वर्णित है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि समुचित सरकार को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार समुचित सरकार से तात्पर्य होता है कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत या स्थापन, रेल प्रशासन या महापत्तन या किसी खान या तेल क्षेत्र से संबंध में केंद्रीय सरकार और सभी अन्य मामलों में राज्य सरकार जो है अभिप्रेत है। अब आगे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 नंबर है। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1986 की धारा 2 फिफ्थ के अनुसार ये परिभाषित करती है। तो इसका परिभाषित क्या करती है? परिवार के संबंध में परिभाषित करती है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम जो है ये 1986 धारा 2 5 के अनुसार परिवार को परिभाषित किया गया है इसमें, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि किसी अभियोगी के संबंध में परिवार का अर्थ है कि कोई व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का पति या पत्नी या उसकी संतान है। ऐसे व्यक्ति के भाई या बहन हो सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बाल श्रम प्रतिषेध जो प्रतिषेध विनियमन है अधिनियम 1986 की धारा 2 9 के अनुसार क्या परिभाषित किया गया है? तो इसमें दोस्तों सप्ताह को परिभाषित किया गया है और सप्ताह की श्रेणी में अगर देखा जाए तो ये बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 9 के अनुसार सप्ताह को ये परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया है कि सप्ताह का अर्थ है कि शनिवार की आधी रात या ऐसी किसी अन्य रात से शुरू होने वाली 7 दिनों की अवधि है जिसे निरीक्षक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये समुचित सरकार में शामिल है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और ऑप्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो केंद्र और राज्य दोनों है। केंद्र सरकार भी शामिल है और राज्य सरकार भी शामिल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर। 8 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो बाल श्रम में जो प्रतिषेध अधिनियम है इसके अंतर्गत 1986 के क्रम में अगर देखा जाए तो बालक का तात्पर्य क्या होता है? तो बालक का तात्पर्य होता है कि जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, अर्थात जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है वो बालक की श्रेणी में रखे जाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, तो वो कहे बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 2 10 के अनुसार, ये धारा 2 10 है अर्थात 2 है,
और इसकी जो उपधारा है 10 है। क्या परिभाषित किया गया है? तो इसको जो परिभाषित किया गया है तो दोस्तों इसमें कर्मशाला को परिभाषित किया गया है। कर्मशाला की अगर बात करें तो जो आपका बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम है, इसके अनुसार कर्मशाला में इसको डिवाइड परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार ये होता है कि कोई भी परिसर, उसके परिसर सहित जहाँ भी कोई औद्योगिक प्रक्रिया चलती है परंतु उसमें कोई भी परिसर शामिल नहीं है, जिसके लिए फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 67 का प्रावधान किया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर है, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस धारा में किया गया है? तो धारा दोस्तों 3 दिया गया है, धारा 3 में किया गया है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम जो है, इसके अंतर्गत प्रक्रियाओं में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, जिसके अनुसार इस अधिनियम की अनुसूची के भाग का में ये उपवर्णित किसी भी उपजीविका में या किसी ऐसी कार्यशाला में जिसमें अनुसूची के भाग खा में उपवर्णित कोई भी प्रक्रिया की जाती है, कोई बालक है, नियोजित है या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट की अगर दोस्तों बात करें तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 11। 11 नंबर कहता है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? तो वो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल श्रम जो प्रतिषेध अधिनियम है 1986 ये परिवर्तन में कब आया है? तो परिवर्तन की अगर बात करें तो 26 मई 1993 को परिवर्तन में आया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 का विस्तार है तो वो संपूर्ण भारत पर है। कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर उसका विस्तार है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन जो अधिनियम 1986 की धारा 5 है, इसके अंतर्गत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो दोस्तों केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सरकार का द्वारा इसको किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में ये कितने सदस्य होते हैं? तो सदस्यों की अगर दोस्तों बात की जाए तो उसमें कुल 10 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 10 सदस्य उसमें कुल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए 16 नंबर की, तो 16 नंबर कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार सप्ताह से तात्पर्य क्या है? तो सप्ताह से तात्पर्य 7 दिनों की उन अवधि से है जो मध्यरात्रि से शुरू होती हैं। अब ये किस रात्रि से शुरू होते हैं? तो शनिवार की मध्यरात्रि से शुरू होते हैं, उनको जो है सप्ताह माना जाता है। चलिए ये इसका सही जवाब ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है 17 नंबर। अब दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, जिसमें दिया गया है कि बाल श्रम ये प्रतिषेध अधिनियम जो है 1986 के अंतर्गत एक बालक को किस समय के बीच का काम नहीं दिया जाना चाहिए? तो वो जो उसका टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों वो है शाम 7 बजे से और सुबह 8 बजे तक, जो रात्रि का समय है इसमें कार्य उसको दिया जाना नहीं चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश के संबंध में किस धारा में ये प्रावधान किया गया है? तो धारा की अगर बात करें तो क्या 7 में किया गया है? नहीं किया गया है। 9 में नहीं, 10 में नहीं, ये धारा 8 में किया गया है, जो सी ऑप्शन इसको दर्शाता है। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है ये देखना है, तो देखना है हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 की अगर बात कर लेते हैं तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन जो अधिनियम 1986 है, इसके अंतर्गत आयु के संबंध में विवाद का निपटारा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 10 में विवाद का निपटारा किया गया है। अब फिर आगे देखते हैं। तो आगे की क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 13 किससे संबंधित है? तो दोस्तों स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से वो संबंधित है। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है।
नेक्स्ट की अगर बात करें तो 21 नंबर है, बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत ये दंड का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो वो धारा 14 में दिया गया है। किस धारा में दिया गया है? 14 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा था 22 नंबर। 22 की अगर बात कर लेते हैं तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा के अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये धारा 16 के अपराधों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन जो अधिनियम है, अर्थात ये 1886 से 1986 के अंतर्गत है और रजिस्टर रखने का क्या प्रावधान है ये भी बताना है। तो किस धारा में ये वर्णित किया गया है? ये धारा 11 में इसका वर्णन किया गया है कि बाल श्रम जो प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर रखने का भी प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब मित्रों आता है 24 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार ये अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है? तो धारा 17 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 25 नंबर। दोस्तों अगर 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने की जो शक्ति है, नीति है, तो किसमें नीति है? ये समुचित सरकार में नीति है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट आते हैं 26। दोस्तों ये 26 नंबर कहता है, 26 नंबर कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो वो समुचित सरकार के पास है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किस सरकार को है? तो वो दोस्तों केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो 28 नंबर है। 28 नंबर कहता है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार कितनी अनुसूचियाँ इसमें दी गई हैं? तो एक अनुसूची भी दी गई है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये 29 नंबर है। 29 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका है अधिनियम की धारा 9 में वो निरीक्षक को सूचना और ये बालक के रोजगार के कितने दिनों के भीतर और उस विशेष स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने के कितने दिनों में ये भेजे जाएंगे? तो वो 30 दिन का समय होता है। 30 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर कहता है कि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 के अंतर्गत बालक के काम करने की कालावधि क्या होगी? तो वो दोस्तों विश्राम के अंतराल सहित 6 घंटे की होगी।